My name is Magister Khan. Welcome to my channel, Law with Magister. Please subscribe to the channel, like this video and share it for legal awareness. आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो बज़ाहिर तो शायद सिर्फ अदालत के कमरे तक महदूद लगता है, लेकिन असल में ये सच्चाई को खोजने का एक पूरा साइंसी और मंतकी तरीका है। जी बिल्कुल। और अगर हम देखें तो आमतौर पर टीवी या फिल्मों में जो अदालती कार्रवाई दिखाई जाती है वो बहुत जज्बाती सी होती है। कोई भी गवाह अचानक से कटहरे में आ जाता है और पूरी कहानी पलट देता है। हाँ, वो ड्रामाई अंदाज होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई भी उठकर बोलना शुरू कर देगा। बिल्कुल, ड्रामा ही होता है, लेकिन असल कानूनी दुनिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहाँ कौन सा शख्स कब बोलेगा, क्या सबूत पेश करेगा और क्या वो सबूत माना भी जाएगा या नहीं, ये सब एक इंतहाई सख्त और मुनज़्ज़म अमल से गुजरता है। इसी मुनज़्ज़म अमल को समझने के लिए हम कानून शहादत 1984, जिसको हम कानून शहादत ऑर्डर 1984 भी कहते हैं, इसके बाब दहम यानी चैप्टर 10 का आज एक गहरा मुताला करेंगे। ये बाब गवाहों के इम्तिहान या एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के गिर्द घूमता है। ये मालूमात बहुत अहम है, क्योंकि अदालतों का मकसद सिर्फ कहानियां सुनना तो नहीं होता ना, हकाइक तक पहुंचकर इंसाफ देना होता है। अगर कवायद ना हो तो हर शख्स अपनी मर्जी से कुछ भी बोलेगा और मुकदमात कभी खत्म ही नहीं होंगे। सही कहा आपने। तो चलें इस रोड मैप को समझते हैं। आर्टिकल 130 यानी आर्टिकल 130 से बाकायदा आगाज करते हैं। इसका उन्वान है ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, यानी गवाहों की पेशी और इम्तिहान की तरतीब। मैं कानूनी मतन का वो अहम फ्रेज अंग्रेजी में पढ़ता हूँ। The order in which witnesses are produced and examined shall be regulated by the law and practice for the time being relating to civil and criminal procedure respectively. तो अगर हम इसको सीधे उर्दू अल्फाज में समझें, मतलब ये निकलता है कि अदालत में गवाहों को बुलाने और उनके बयानात रिकॉर्ड करने की एक बाकायदा कानूनी तरतीब होती है। ये तरतीब इस वक्त के राइज दीवानी कवानीन, जिन्हें हम सिविल प्रोसीजर कहते हैं, और फौजदारी कवानीन यानी क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत मुतय्यन होती है। यानी हर केस का एक अपना ज़ाब्ता है। जी बिल्कुल, क्योंकि दीवानी और फौजदारी मुकदमात की नौयत एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, इसलिए उनका तरीकाकार भी मुख्तलिफ रखा गया है। मतलब दीवानी मुकदमात आमतौर पर जायदाद या पैसों के लेन देन पर मबनी होते हैं, जबकि फौजदारी मुकदमात में किसी जुर्म, सजा और इंसानी आज़ादी का मसला होता है। तो मुद्दई या मुल्जिम की मर्जी नहीं चलती कि जिसे चाहे पहले बुला ले? बिल्कुल नहीं चलती। ये सारा अमल ज़ाब्ता दीवानी और ज़ाब्ता फौजदारी के तयशुदा उसूलों के मुताबिक चलता है। Absence of any such law by the discretion of the court. ये बहुत अहम हिस्सा है। हाँ, मतलब अगर किसी खास सूरत हाल में वाज़े कानून मौजूद ना हो तो ये फैसला अदालत की सौबदीद या मर्जी पर छोड़ दिया गया है। यानी कानून बनाने वालों को अंदाजा था कि हर मुकदमा एक जैसा नहीं होता। देखें, हकीकत में यही स्वाबदीद अदालती निज़ाम को अमली बनाती है। जज का ये इख्तियार महज एक रस्मी बात नहीं है, बल्कि अदालती कार्रवाई को बामकसद रखने के लिए एक बुनियादी ज़रूरत है। यानी जब ज़ाब्ते खामोश हों तो जज फैसला करेगा। जी, जब कोई ऐसा पेचीदा मुकदमा सामने आ जाए जहां मरूजा ज़ाब्ते खामोश हों, तो जज एक गैर जानिबदार निगरान के तौर पर यह फैसला करता है कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए पहले किस पहलू को सुनना जरूरी है। जज देखता है कि किस गवाह को पहले सुनने से मुकदमे की गुत्थी ज्यादा आसानी से सुलझ सकती है। सही। अब हम आर्टिकल 131 के पहले हिस्से यानी आर्टिकल 131 सबसेक्शन 1 की तरफ बढ़ते हैं। यह हिस्सा सबूत की कबूलियत पर जज के फैसले से मुतालिक है, जिससे जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस कहा जाता है। यहाँ कानून एक फिल्टर लगाता है। जी बिल्कुल, एक फिल्टर। मतन के अल्फाज कुछ यूं हैं: When either party proposes to give evidence of any fact, the judge may ask the party proposing to give the evidence in what manner the alleged fact, if proved, would be relevant. इस जुमले से ये साबित होता है कि कोई भी फरीक अदालत के सामने खड़े होकर कोई भी बेतुकी बात नहीं कर सकता। मतलब जज के पास ये इख्तियार है कि वो फौरन रोके और पूछे कि जो सबूत तुम पेश करना चाह रहे हो, अगर वो सच साबित हो भी जाए तो उस मुकदमे से उसकी क्या मुताबिकत या रेलेवेंसी बनेगी। और इसी आर्टिकल का बकिया हिस्सा इस इख्तियार को मुकम्मल करता है। मैं पढ़ता हूँ: And the judge shall admit the evidence if he thinks that the fact, if proved, would be relevant and not otherwise. यानी जज सिर्फ इसी सूरत में उस सबूत को कबूल करेगा जब उसे यकीन हो कि ये वाकया साबित होने पर वाकई मुकदमे से मुताल्लिका होगा, बसूरत दीगर वो उसे मुस्तरद कर देगा। इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे जज एक गेट कीपर का किरदार अदा कर रहा है। जी बिल्कुल, एक मुहाफिज की तरह। हाँ, एक ऐसा मुहाफिज जो अदालत के दरवाजे पर खड़ा है और सिर्फ उन्हीं हकाइक को अंदर आने की इजाजत दे रहा है जिनका मुकदमे से बराह रास्त या बिल वास्ता कोई ताल्लुक है। अगर ये गेट कीपर वाला निजाम ना हो तो फिर क्या होगा? फिर तो मतलब एक छोटा सा खानदानी झगड़ा या जायदाद का तनाजा सालों तक चलता रहेगा, क्योंकि फरीकैन अपनी जिंदगी की तमाम पुरानी रंजिशें और गैर मुतल्लिका कहानियां लेकर आ जाएंगे। गेट कीपर की ये मिसाल हालात की बिल्कुल दुरुस्त अक्कासी करती है। क्योंकि अदालत का वक्त बहुत कीमती होता है। बिल्कुल, जज का मकसद फरीकैन की सारी जिंदगी का ऑडिट करना नहीं होता, बल्कि सिर्फ उस मखसूस तनाजे को हल करना होता है। अच्छा, ये फिल्टर सिस्टम वाकई बहुत जरूरी है। अब हम आर्टिकल 131 के दूसरे हिस्से यानी आर्टिकल 131 सबसेक्शन 2 का रुख करते हैं। ये कदरे पेचीदा लेकिन इंतहाई मंतकी उसूल है, मुनहसिर हकाइक यानी डिपेंडेंट फैक्ट्स। जी, ये काफी दिलचस्प है। कानून के अल्फाज हैं:
If the fact proposed to be proved is one of which evidence is admissible only upon proof of some other fact, such last mentioned fact must be proved before evidence is given of the fact first mentioned. इसको अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो जैसे अगर किसी इमारत की दूसरी मंजिल बनानी हो तो जाहिर है पहले ग्राउंड फ्लोर बनाना पड़ेगा। हवा में तो दूसरी मंजिल तामीर नहीं की जा सकती ना। बिल्कुल, बुनियाद तो जरूरी है। तो कानून भी यही कहता है कि अगर एक सबूत को कबूल करने की शर्त यह है कि पहले कोई और वाकया साबित हो तो वो बुनियादी वाकया पहले साबित करना लाजमी है। सूल में शायद कोई लचक भी हो। कानून में एक इस्तिस्ना या एक्सेप्शन का जिक्र है, unless the party undertakes to give proof of such fact and the court is satisfied with such undertaking. जी, ये रियायत इसलिए रखी गई है क्योंकि बाज़-औक़ात एक गवाह अदालत में मौजूद होता है जिसका बयान रिकॉर्ड करना ज़रूरी है और जो बुनियादी गवाह है वो शायद उस दिन दस्तयाब ना हो। तो फरीक अदालत को यकीन दहानी कराता है, एक अंडरटेकिंग देता है कि जज साहब मैं इसकी बुनियाद बाद में साबित कर दूंगा। और अगर अदालत मुतमईन हो जाए तो रियायत मिल जाती है। बिल्कुल, ये अमली वजूहात की बिना पर है। अदालतों को रोजमर्रा बुनियादों पर गवाहों की अदम दस्तयाबी जैसे मसाइल का सामना रहता है। इस पूरे तस्वुर को समझाने के लिए कानून में बड़ी कमाल की मिसालें दी गई हैं। सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन ए को देखते हैं। कानून कहता है द फैक्ट दैट द पर्सन इज डेड मस्ट बी प्रूव्ड। ये एक मरने वाले शख्स के बयान से मुताल्लिक है। जी, ये आर्टिकल 46 के तनाजुर में है। हम जानते हैं कि आम हालात में सुनी सुनाई बात, जिसे हीरसे कहते हैं, वो कानून में काबिल कबूल नहीं होती, लेकिन एक मरने वाले का बयान या डाइंग डिक्लेरेशन उसे एक इस्तिस्ना हासिल है। तो मतलब अगर कोई फरीक इस इस्तिस्ना का फायदा उठाना चाहता है तो पहले उसे उस शख्स की मौत का सबूत पेश करना पड़ेगा। जाहिर है ये बहुत अहम नुक्ता है। फर्ज करें मौत साबित किए बगैर ही बयान को मान लिया जाए और बाद में पता चले कि वो शख्स तो जिंदा है, तो कानून कहता है कि अगर वो जिंदा है तो उसे खुद अदालत में आकर कटहरे में खड़े होकर अपनी गवाही देनी चाहिए ताकि उस पर जरा या क्रॉस एग्जामिनेशन हो सके। सही, यानी मौत का सबूत वो ग्राउंड फ्लोर है जिस पर उस शख्स के आखिरी बयान की इमारत खड़ी हो सकती है। जी बिल्कुल, अगर मौत का सर्टिफिकेट या सबूत नहीं है तो उसका दिया गया कोई भी बयान कानून की नज़र में कोई खास हैसियत नहीं रखता। दूसरी मिसाल इलस्ट्रेशन बी है जो गुमशुदा दस्तावेजात के हवाले से है। कानून की शर्त यह है कि द फैक्ट दैट द ओरिजिनल इज लॉस्ट मस्ट बी प्रूव्ड। मतलब अगर असल दस्तावेज मौजूद नहीं है तो कॉपी दिखाने से पहले यह साबित करना पड़ेगा कि असल दस्तावेज के साथ हुआ क्या है। और दस्तावेजात के मामले में कानून का उसूल बहुत सख्त है, जिसे बेस्ट एविडेंस रूल कहा जाता है। कानून हमेशा असल दस्तावेज मांगता है, क्योंकि अगर फोटोकॉपियां मानना शुरू कर दें तो धोखाधड़ी बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल, कोई भी शख्स कंप्यूटर पर जाली कॉपी तैयार करके पेश कर देगा। इसलिए ये लाजमी करार दिया गया है कि सानवी सबूत यानी सेकेंडरी एविडेंस तब तक इस्तेमाल नहीं हो सकता जब तक अदालत को मुकम्मल यकीन ना दिला दिया जाए कि असल दस्तावेज अब किसी भी सूरत हासिल नहीं की जा सकती। ये जानकर वाकई एक इत्मीनान होता है कि निज़ाम को फ्रॉड से बचाने के लिए किस तरह कदम कदम पर हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। अच्छा, अब हम आर्टिकल 131 के तीसरे और आखिरी हिस्से यानी आर्टिकल 131 सब सेक्शन 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ बात हो रही है मुताबिकत का इन्हिसार और जज की सवाबदीद पर। जी, रेलेवेंसी डिपेंडिंग ऑन अनदर फैक्ट। मैं कानून के अल्फाज पढ़ता हूँ। इफ द रेलेवेंसी ऑफ वन alleged fact depends upon another alleged fact being first proved, the judge may, in his discretion, either permit evidence of the first fact to be given before the second fact is proved, or require evidence to be given of the second fact before evidence is given of the first fact. अब यहाँ इन दोनों हिस्सों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। पिछले हिस्से यानी 131(2) में बात एडमिसिबिलिटी या कबूलियत की थी, जहाँ कानून सख्ती से कहता है कि पहले बुनियादी वाकया साबित करो। लेकिन यहाँ 131(3) में मामला रेलेवेंसी यानी मुताबिकत का है। यानी अगर एक वाक़े की मुताबिकत दूसरे वाक़े के साबित होने पर मुनहसिर है तो जज की मर्जी है कि वो किस वाक़े का सबूत पहले सुनना चाहता है। जी बिल्कुल, जज चाहे तो पहले वाक़े का सबूत दूसरे से पहले पेश करने की इजाज़त दे दे या फिर मुतालबा करे कि पहले दूसरा वाक़या साबित किया जाए। ये जज को मुकदमे के तरतीब को कंट्रोल करने का पूरा इख्तियार देता है। इस बात को वाज़े करने के लिए जो मिसाल सी यानी इलस्ट्रेशन सी दी गई है वो बड़ी हकीकत पसंदाना है। एक शख्स पर इल्ज़ाम है कि उसने चोरी का माल जानबूझकर अपने पास रखा और वो मुल्जिम अदालत में इनकार करता है कि उसके पास तो ये माल था ही नहीं। कानून कहता है द रेलेवेंसी ऑफ द डिनायल डिपेंड्स ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द प्रॉपर्टी। इस मिसाल को अगर थोड़ा और खोलकर बयान किया जाए तो फर्ज करें एक मखसूस मॉडल की घड़ी चोरी होने का मुकदमा है। मुल्जिम कहता है कि उसके पास ऐसी कोई घड़ी मिली ही नहीं। अब जज के सामने दो रास्ते हैं। वो दो रास्ते कौन से हैं? या तो वो पहले तफ्तीशी अफसर से पूछें कि साबित करो कि जो घड़ी बरामद हुई है क्या वो वाकई मुद्दई की चोरीशुदा घड़ी है, क्योंकि अगर वो घड़ी ही चोरी की साबित ना हो तो मुल्जिम के इनकार का कोई मतलब नहीं रहता। या फिर जज अपनी सवाबदीद इस्तेमाल करते हुए पहले मुल्जिम के कब्जे से इनकार के सबूत सुन सकता है। यानी हतमी मकसद इन दोनों हकायक यानी माल की शिनाख्त और कब्जे से इनकार को आपस में जोड़ना होता है। जी बिल्कुल, मुकदमे के हालात पर मुनहसिर है कि जज कौन सा रास्ता इख्तियार करता है। और फिर सबसे आखिर में हमारे पास मिसाल डी यानी इलस्ट्रेशन डी है जो एक पूरी जंजीर या चेन ऑफ इवेंट्स की बात करती है।
اگر ایک واقعہ جسے اے تصور کر لیں کسی اور واقعے کی وجہ یا اثر ہے، لیکن اے اور اس اصل واقعہ کے درمیان کئی اور کڑیاں ہیں جیسے بی، سی اور ڈی، تو اس پیچیدہ صورتحال میں ترتیب کیسے بنے گی؟ آہاں، اس طرح کی صورتحال عموماً پیچیدہ فوجداری مقدمات میں دیکھنے کو ملتی ہے، جیسے دھوکہ دہی کے بڑے کیسز یا پھر قتل کے ایسے مقدمات جہاں کوئی چشمدید گواہ نہ ہو اور سارا کیس حالات و واقعات یا سرکمسٹینشل ایویڈنس پر کھڑا ہو۔ جہاں پوری ایک کہانی بنانی پڑتی ہے۔ بالکل۔ اب یہ جج کے اختیار میں ہے کہ آیا وہ پہلے واقعہ اے کو ثابت کرنے کی اجازت دے اور پھر آہستہ آہستہ بی، سی اور ڈی کو سن کر کہانی مکمل کرے، یا پھر وہ الٹی ترتیب سے چلے، تاکہ جب تمام شواہد پیش کر دیے جائیں تو زنجیر کی تمام کڑیاں آپس میں جڑ جانی چاہیے اور ایک مکمل تصویر سامنے آنی چاہیے۔ جی، جج ایک ڈائریکٹر کی طرح دیکھتا ہے کہ کیس کی کہانی کو کس ترتیب سے سمجھنا زیادہ آسان اور منطقی ہوگا۔ یہ تمام تفصیلات جاننے کے بعد ہم پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ قانون صرف سزا اور جزا کا ایک خشک نظام نہیں ہے۔ ان دفعات کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسانی نفسیات، منطق اور سچ کو جانچنے کے ایک انتہائی سائنسی طریقہ کار پر مبنی ہے۔ اگر ہم آج کی اس پوری بحث کا ایک نچوڑ نکالیں تو وہ یہ ہے کہ قانون شہادت میں یہ تمام شرائط محض وکلاء کو پریشان کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں۔ ان کا مقصد انصاف کے عمل کو شفاف اور الجھنوں سے پاک رکھنا ہے۔ اور جج کمرہ عدالت میں صرف ایک خاموش تماشائی نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں، وہ ایک انتہائی متحرک کردار ہے جس کا کام حقائق کی ترتیب کو منظم کرنا اور غیر متعلقہ مواد کو فلٹر کر کے باہر نکالنا ہے، تاکہ ثبوتوں کی عمارت مضبوط بنیادوں پر کھڑی ہو اور فیصلہ شکوک و شبہات سے بالاتر ہو۔ اور یہ بات سننے والوں کے لیے صرف قانونی معلومات تک محدود نہیں رہنی چاہیے۔ ہم آج کل ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں معلومات اور خبروں کا ایک طوفان ہر وقت برپا رہتا ہے۔ سوشل میڈیا پر روز نئی کہانیاں آتی ہیں۔ جی، ہمیں بھی اپنی زندگی میں جج کی طرح ایک فلٹر لگانا چاہیے۔ بالکل، جب کوئی دعویٰ ہمارے سامنے آئے تو یہ سوچیں کہ اس کے پیچھے کا بنیادی ثبوت کیا ہے۔ کیا یہ بات منطقی طور پر دوسری بات سے جڑ رہی ہے؟ کیا ثبوتوں کی ترتیب درست ہے یا صرف جذبات سے کھیلا جا رہا ہے؟ اگر ہم معلومات کو اس زاویے سے پرکھنا شروع کر دیں تو غلط معلومات یا جھوٹی خبروں کا شکار ہونے کے امکانات بہت کم ہو جائیں گے۔ یہ اصول دراصل روزمرہ کی عام فہم منطق کا ہی ایک تحریری روپ ہے۔